डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट का ये लास्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, AS 25 इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25 हमें ये नहीं बताता है कि कौन सी एंटरप्राइजेस को इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट शो करनी चाहिए, किसको नहीं करनी चाहिए, हाउ फ्रीक्वेंटली, मतलब कितने समय के बाद, क्वार्टरली, हाफ ईयरली क्या करना चाहिए। इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मतलब होता है एक साल खत्म होने से पहले जो हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करते हैं उसको हम इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बोलते हैं। और हाउ सून आफ्टर द एंड ऑफ द इंटरिम पीरियड, मतलब एक इंटरिम पीरियड की के बाद दूसरा कितने टाइम के बाद हमें करना चाहिए इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इस बारे में ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं करता है बात। If an enterprise is required or elect to prepare and present an interim financial reporting, it should comply with this standard। तो ये डिपेंड करता है अदर रिक्वायरमेंट्स पर। जैसे सपोज आपकी कंपनी लिस्टेड है शेयर मार्केट में और वहां पर उनको, तो जैसा मैंने बताया कि मतलब ये स्टैंडर्ड उन पर अप्लाई है जो किसी वजह से भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, चाहे वो जैसे लिस्टेड हमारी कंपनीज होती हैं उन्हें करना होता है या वैसे जो भी चाहते हैं। द स्टैंडर्ड प्रेस्क्राइब्स द मिनिमम कंटेंट ऑफ एन इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट and requires that an enterprise which elect to prepare and present an interim financial report should comply with this standard। तो ये बताते हैं कि इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में आपको कम से कम क्या रिपोर्ट करना है, क्या आपको बनाना ही है। It also lays down the principle for recognition and measurement in a complete or condensed financial statements for an interim period। तो प्रिंसिपल फॉर रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट भी ये बताते हैं। Timely and reliable interim financial reporting improves the ability of investor, creditors, lender, and other to understand an enterprise capacity to generate earnings and cash flows, its financial condition and liquidity। तो ये इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मेन पर्पस ही यही है कि हमें कंपनी के बारे में साल खत्म होने से पहले ही जानकारी मिल पाए कि कंपनी कैसा परफॉर्म करेगी। डेफिनेशंस ऑफ द टर्म्स यूज्ड अंडर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो इसमें इंटरिम पीरियड क्या है? तो इंटरिम पीरियड इज ए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पीरियड शॉर्टर देन ए फुल फाइनेंशियल। तो एक साल से कम पीरियड है तो वो सारा इंटरिम पीरियड ही है। तो एक साल से कम पीरियड हो चाहे वो कोई भी पीरियड हो वो इंटरिम पीरियड ही कहलाएगा। इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट का मतलब, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट का मतलब है फाइनेंशियल रिपोर्ट कंटेनिंग ईदर ए कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ए सेट ऑफ कंडेंस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर एन इंटरिम पीरियड। तो इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जब होती है तो आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आप कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करें या कंडेंस्ड शॉर्ट में आप प्रेजेंट करें, क्योंकि कई लोगों के लिए कंप्लीट बहुत मुश्किल हो जाएगा, काफी बड़ी रिपोर्टिंग हो जाएगी, तो वो कंडेंस्ड भी रिपोर्ट कर सकते हैं। During the first year of operation of an enterprise, its annual financial reporting period may be shorter than a financial year। In such a case, that shorter period is not considered as interim period। देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपका बिजनेस पुराना है और आपका जो बिजनेस पुराना है वो चल रहा है और आप 1 अप्रैल मान लिया 25 को ईयर शुरू हुआ, 31 मार्च 26 को ईयर एंड होगा, आप 30 जून 25 को 3 महीने के बाद रिपोर्टिंग करना चाहते हैं, तो ये इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, ठीक है। लेकिन सपोज आपका बिजनेस ही शुरू हुआ है, नया बिजनेस है, आपका पहला बिजनेस शुरू हुआ है और नया बिजनेस आपने शुरू किया सपोज 1/1/26 को और ये ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 26 को, ये 3 महीना है। अब 3 महीने की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आएगी तो आपको ये मन में आ सकता है कि ये एक साल से कम है, क्योंकि इंटरिम पीरियड का मतलब होता है फुल फाइनेंशियल ईयर से कम पीरियड, तो ये भी इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है। नहीं, ये तो इस नए बिजनेस की तो कंप्लीट ईयर यही है ना भाई, नया बिजनेस शुरू हुआ 1 जनवरी को, एंड हो रहा है 31 मार्च को, तो इसका तो पूरा कंप्लीटेड ईयर ही यही है, इसको हम इंटरिम पीरियड नहीं बोलेंगे। इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होगी जब हमारा एक बिजनेस चल रहा है
और हाँ, अगर ये बिजनेस सपोज शुरू हुआ होता, ये बिजनेस शुरू हुआ होता सपोज 1 जुलाई 25 को, और हम इसके लिए 30 सितंबर 25 को 3 महीने के लिए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर रहे होते, तो ये एंट्रीम होता है ना। लेकिन अगर हम 1 जुलाई से लेके ईयर एंड 31 मार्च 26 तक कर रहे हैं और ये 9 महीने की है, तो ये इंट्रिम नहीं है, ये कंप्लीट है, क्योंकि इसका तो बिजनेस ही 1 जुलाई को शुरू हुआ था। तो जिस दिन बिजनेस शुरू हुआ उस दिन से लेके ईयर एंड तक की आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं। वो बाई चांस नया साल है तो पहले साल तो 1 साल से कम पीरियड हो सकता है, तो उसे इंट्रिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग नहीं बोलेंगे। ये बात समझ में आती है। कंटेंट ऑफ इंट्रिम फाइनेंशियल रिपोर्ट, इसमें क्या क्या कंटेंट होगा। एक कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नॉर्मली इंक्लूड बैलेंस शीट, एक तो हमारी बैलेंस शीट होती है, दूसरा P&L होता है, तीसरा कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है, और चौथा नोट्स टू अकाउंट होते हैं। तो ये तो कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नॉर्मली ये चीजें होती ही हैं। और नोट्स टू अकाउंट में ना केवल नोट्स, बल्कि आप अकाउंटिंग पॉलिसी से रिलेटेड और अदर चीजों से रिलेटेड एक्सप्लेनेटरी पार्ट होता है कि भाई ये हमने अकाउंटिंग पॉलिसी का यूज किया है, ऐसे ऐसे वैल्यूएशन हुआ है किसी भी चीज का। द बेनिफिट ऑफ टाइमलीनेस ऑफ प्रेजेंटेशन मे बी, तो हम लोग टाइमली प्रेजेंटेशन दे रहे हैं साल खत्म होने से पहले, 3 3 महीने बाद, 6 महीने बाद। तो कहीं ऐसा ना हो कि हम जल्दी से प्रेजेंटेशन दे रहे हैं लेकिन उसका फायदा खत्म हो जाए अगर हम डिटेल में इंफॉर्मेशन ना देकर उसको काफी रिड्यूस कर रहे हैं। ऐसा ना हो, मतलब आप 3 महीने में रिपोर्टिंग कर रहे हैं लेकिन इतना ही कम इंफॉर्मेशन है कि जिसको आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उसका कोई फायदा नहीं हो रहा। इसीलिए ये स्टैंडर्ड बताता है कि आपको कम से कम क्या देना ही पड़ेगा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में। तो ये बताएगा मिनिमम आपको कंडेंस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सेट तो देना ही पड़ेगा। Accordingly, it focuses on new activities, events, and circumstances and does not duplicate information previously reported. अब मान लिया आपने फर्स्ट क्वार्टर कब स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल को, और कहां तक जाता है? 30 जून। फिर सेकेंड क्वार्टर 1 जुलाई को शुरू होगा और 30 सितंबर को जाएगा। अब आपने 3 महीने की इंटीम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग यहाँ करी और 3 महीने की यहाँ पर करी। तो ये कह रहे हैं कि जो इन 3 महीने में नई चीजें हुई है उस पर ज्यादा फोकस होगा, ना कि फालतू की डबल इंफॉर्मेशन जो ऑलरेडी आप इन 3 महीने में कह चुके हैं वही दोबारा दोबारा कहें, उसका कोई यूज नहीं है। AS 25 does not prohibit or discourage an enterprise from presenting a complete set of financial statement. ये कभी भी ये नहीं कहता है कि आप कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट मत शो करो। ये कहता है आप मर्जी है, आप चाहे कंप्लीट स्टेटमेंट शो करो चाहे कंडेंस्ड करो, बट आपको सारी बतानी पड़ेंगी। ठीक है, तो आपका मर्जी है। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपसे ना तो ये कह रहा है कि कंडेंस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो करो, ना ये कह रहा है क्या है कि कंप्लीट सेट करो, आपकी इच्छा है। The recognition and measurement principle set out in this standard apply also to complete financial statement for an interim period, and such statement would include all disclosure requirement by this standard as well as those required by other accounting standards. तो ये बता रहा है आप कैसे रिकॉग्नाइज या मेजर करेंगे कंप्लीट स्टेटमेंट जो भी इंटरिम पीरियड किया उसमें क्या क्या कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा फर्क आएगा टाइम पीरियड कम होने की वजह से। ठीक है, इट मींस इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट में कंटेन ए कंप्लीट सेट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कंडेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये आपको पता होना चाहिए कि दोनों ही ठीक है इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में। इफ द एंटिटी ऑप्ट फॉर कंप्लीट सेट, it will like annual set of financial statement. The condensed financial statement would include the limited information as required by this standard. क्योंकि ये स्टैंडर्ड कहता है कम से कम इतनी इंफॉर्मेशन आपको देनी ही देनी है, तो वो तो चाहिए होगी कंडेंस्ड में। कंप्लीट में तो जैसे आप फाइनल अकाउंट ईयर एंड में बनाते हैं वैसे ही डिटेल बनाएंगे। इट मींस इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट में कंटेन ए कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट
और कंडेंस्ड, ठीक है। फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। If an enterprise prepare and present a complete set of financial statement in its interim financial report, the form and content of those statements should conform to the requirement as applicable to annual complete set. तो जो सारी रिक्वायरमेंट एनुअल कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर अप्लाई होंगी वही सारी इंटरिम पर भी अप्लाई होगी। आप 3 महीने के लिए अगर कंप्लीट सेट प्रेजेंट करना चाहते हैं तो सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल कायदे कानून सब वही लगेंगे जो फाइनल कंप्लीट पर लगते हैं। इफ एंटरप्राइज प्रिपेयर एंड प्रेजेंट ए सेट ऑफ कंडेंस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर वो लिमिटेड इंफॉर्मेशन ही दे रहे हैं, फुल फ्लेज्ड नहीं बना रहे, तो उन्हें कम से कम ईच ऑफ द हेडिंग एंड सब हेडिंग लिखनी पड़ेगी in its most recent annual statement and the selected explanatory notes as required by this statement। तो आपने देखा होगा बैलेंस शीट पी एंड एल में हेडिंग सब हेडिंग और उसके बाद सब हेडिंग होती है, उसके अंदर भी बहुत कुछ होता है। तो इन्होंने कहा है कि आप कंडेंस्ड बना रहे हैं तो हेडिंग और सब हेडिंग तो आपको कम से कम लिखनी पड़ेगी। जैसे हेडिंग आ जाती है हमारी शेयर होल्डर फंड, है ना, तो उसके अंदर हमारा शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस वगैरह आ जाता है। ऐसे ही हमारा असेट साइड में नॉन करंट एसेट आता है, तो उसके अंदर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आ जाता है। तो उसके अंदर भी और बहुत है, वो चाहे आप ना दिखाएं कंडेंस्ड। Additional line items or notes should be included if their omission would make the condensed interim financial reporting misleading। अब कम से कम वो दिखाना ही है, लेकिन अगर मान लिया आप मेन हेडिंग दिखा रहे हैं, सब हेडिंग दिखा रहे हैं और सब हेडिंग नहीं दिखा रहे हैं, और अगर उसके नहीं दिखाने से कुछ मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन आ रही है तो वो भी दिखानी पड़ेगी। अगर वो नहीं दिखाने से काम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है तो मत दिखाइए, लेकिन अगर उसे हटाने से दिक्कत है या कोई नोट से एडिशनल इंफॉर्मेशन से, तो वो भी आपको दिखाना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कह रहा है हेडिंग और सब हेडिंग दिखाओ बस, नहीं, ये कह रहा है सब दिखाओ। अगर किसी भी चीज को हटाने से दिक्कत होगी, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन आएगी, ठीक है। If an enterprise present basic and diluted EPS in its annual financial statement as per accounting standard 20, then it has to present basic and diluted EPS as per AS 20 on the face of statement of P&L complete or condensed for an interim period। आप ऑलरेडी AS 20 पढ़ चुके हैं, तो जो AS 20 के लिए बेसिक डायल्यूटेड EPS निकाला जाता था वो इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में भी निकाला जाए। Selected explanatory notes। An enterprise should include the following information as a minimum in the notes to its financial statement, if material, and if not disclosed elsewhere in the interim financial report। तो ये लिखा है कि कम से कम आपको ये इंफॉर्मेशन बतानी ही पड़ेगी। A statement that the same accounting policies are followed in the interim financial statements as those followed in the most recent annual financial statement, or if those policy have been changed, a description of the nature and effect of change। तो आपको पता ही है कि जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो हमारी अकाउंटिंग पॉलिसी सेम कंटिन्यू होनी चाहिए। तो आपको ये एक्सप्लेनेटरी नोट्स में बताना पड़ेगा कि सेम अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो हो रही है, वही अकाउंटिंग पॉलिसी जो पिछली फाइनेंशियल अकाउंटिंग में फॉलो की गई थी। इन केस वो फॉलो नहीं हो रही है तो आप बताइए कौन क्यों फॉलो नहीं करी है, उससे इफेक्ट क्या आएगा, और नई पॉलिसी क्या है, पुरानी पॉलिसी क्या थी, किस वजह से चेंज। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में आपने पढ़ा था अकाउंटिंग पॉलिसी आप चेंज करेंगे, कोई स्टेट कहता है, कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है, या फिर उसको चेंज करने से ज्यादा बेटर और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रेजेंटेशन होगा, डिस्क्लोजर ज्यादा अच्छा होगा, तो उसे चेंज। तो रीजन बताइए, और जो इस साल इफेक्ट होगा वो बताइए, जो आने वाले ईयर में इफेक्ट होगा वो बताइए। एक्सप्लेनेटरी कमेंट्स अबाउट द सीजनलिटी ऑफ द इंटरिम ऑपरेशंस। कई बार क्या होता है हमारा सीजन वर्क होता है, तो इस इंटरिम रिपोर्टिंग में सीजन अप है डाउन है उससे भी काफी इफेक्ट आता है, तो वो भी आपको बताना। द नेचर एंड अमाउंट ऑफ आइटम अफेक्टिंग असेट लायबिलिटी इक्विटी नेट इनकम और कैश फ्लो दैट इज अनयूजुअल because of their nature as per accounting standard 5
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 हमें बताता है, अभी हमने पढ़ा नहीं है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वो हमें बताता है कि कोई एक्सेप्शनल एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स है तो उनको प्रायर पीरियड आइटम्स ये सब अलग से बताइए उनके बारे में, और जो अनयूजुअल है वो भी आप उसके बारे में, तो वो भी आपको बताना पड़ेगा। द नेचर एंड अमाउंट ऑफ चेंजेस इन एस्टिमेट ऑफ अमाउंट रिपोर्टेड इन प्रायर इंटरिम पीरियड ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर और चेंजेस इन एस्टिमेट ऑफ अमाउंट रिपोर्टेड इन प्रायर फाइनेंशियल ईयर्स इफ दोज चेंजेस हैव ए मटेरियल इफेक्ट इन द करंट पीरियड। तो देखिए मान लिया पिछला साल था 31 मार्च 24, अब इस साल 3 महीना आप पहला फर्स्ट क्वार्टर का दिखा रहे हैं, फिर 3 महीना सेकंड क्वार्टर का दिखा रहे हैं। तो जब आप सेकंड क्वार्टर के लिए फाइनेंशियल इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करेंगे तो ये बता रखा है कि अगर कोई चेंज हुआ है एस्टिमेट में पिछले इंटरिम पीरियड से रिलेटेड तो वो भी आपको बताना पड़ेगा, या पिछले साल से रिलेटेड, अगर पिछले साल 31 मार्च को जो बैलेंस शीट P&L बनाया उसमें कुछ एस्टिमेट किया, जैसे हम एस्टिमेट करते हैं लाइफ असेट की स्क्रैप वैल्यू आफ्टर द एंड ऑफ द ईयर पीरियड ऑफ असेट, तो लाइफ ऑफ द असेट, तो उसमें कोई भी चेंजेस है तो वो भी आपको बताना पड़ेगा अगर उसका मेटीरियल इफेक्ट है। अगर नॉन मेटीरियल इफेक्ट है, कोई ना के बराबर फर्क आ रहा है तो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन मेटीरियल इफेक्ट है तो आपको बताना पड़ेगा। आपने शेयर्स इशू करे हैं, डिवेंचर इशू करे हैं, बायबैक किया है, रिडेम्पशन हुआ है, रीस्ट्रक्चर हुआ है, कोई डेट इक्विटी पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स, तो उन सब के बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन देना जरूरी है। डिविडेंड एग्रीगेट और पर शेयर इन एब्सोल्यूट और परसेंटेज आइटम टर्म्स सेपरेटली फॉर इक्विटी एंड अदर शेयर्स आपको बताना पड़ेगा अगर इस इंटरिम पीरियड में आपने कोई डिविडेंड दिया है। सेगमेंट रेवेन्यू, सेगमेंट कैपिटल एम्प्लॉयड, जो सेगमेंट एसेट माइनस सेगमेंट लाइबिलिटीज होती है, एंड सेगमेंट रिजल्ट फॉर बिजनेस सेगमेंट और जियोग्राफिकल सेगमेंट। आपने AS 17 पढ़ा था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 कहता है कि सेगमेंट वाइज भी रिपोर्टिंग होनी चाहिए। तो ये कह रखा है सेगमेंट वाइज रेवेन्यू, कैपिटल एम्प्लॉयड, सेगमेंट रिजल्ट, चाहे वो बिजनेस सेगमेंट हो चाहे ज्योग्राफिकल सेगमेंट हो, जैसा भी एंटरप्राइजेस का प्राइमरी बेसिस ऑफ सेगमेंट रिपोर्टिंग है। याद करिए AS 17 में हमने पढ़ा था प्राइमरी और सेकेंडरी होता है। प्राइमरी अगर हमारा बिजनेस सेगमेंट है तो सेकेंडरी जियोग्राफिकल सेगमेंट हो जाता है, अगर प्राइमरी जियोग्राफिकल सेगमेंट होता है तो सेकेंडरी बिजनेस सेगमेंट हो जाता है, और जहां कंफ्यूजन होता है तो वहां प्राइमरी हमारा बिजनेस सेगमेंट ही होता है। तो बिजनेस सेगमेंट मतलब हमारे बिजनेस की जो अलग अलग टाइप के वर्क हो रहे हैं वो हमारा बिजनेस सेगमेंट है, अलग अलग हम प्रोडक्ट बनाते हैं, अलग अलग चीज में डील करते हैं, तो वो हमारा बिजनेस सेगमेंट होता है। तो जो प्राइमरी बिजनेस सेगमेंट है या प्राइमरी सेगमेंट है, चाहे वो बिजनेस हो या जियोग्राफिकल, वो आपको इंटरिम में भी बताना पड़ेगा। क्या क्या बताना पड़ेगा? सेगमेंट का रेवेन्यू, सेगमेंट की एसेट माइनस लाइबिलिटीज, सेगमेंट का रिजल्ट बताना पड़ेगा, ठीक है। Disclosure of segment information is required in an enterprise interim financial report only if the enterprise is required as per AS 17 segment reporting. तो सेगमेंट रिपोर्टिंग अगर एनुअली होती है तभी आपको इंटरिम में भी सेगमेंट रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट है। अगर आप फाइनल जो आपकी स्टेटमेंट होती है उसमें अगर आप सेगमेंट रिपोर्टिंग नहीं करते हैं तो यहाँ पर भी आपको सेगमेंट रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। The effect of changes in composition of enterprise during the interim period, such as amalgamation, acquisition, disposal of subsidy, long-term investment, restructuring and discontinuing operations. तो कुछ बड़ा हुआ है changes, तो ये सब भी आपको बताना पड़ेगा। And material changes in contingent liabilities since the last annual balance sheet. तो material changes in contingent liability भी आपको बताना। तो ये चीजें हैं कुछ जो आपको बतानी ही पड़ेंगी condensed financial statements में। The above information should normally be reported as a financial year to date basis. However, the enterprise should also disclose any event or transaction that are material to an understanding of the current interim period. तो आप जैसे सेकेंड क्वार्टर की रिपोर्टिंग है तो केवल सेकेंड क्वार्टर की इंफॉर्मेशन की बजाय साल शुरू होने से लेके सेकेंड क्वार्टर तक
6 महीने की भी इंफॉर्मेशन आपको देनी चाहिए। ऐसे थर्ड क्वार्टर में साल शुरू होने से लेके थर्ड क्वार्टर तक की। पीरियड फॉर विच इंटरिम फाइनेंशियल आर रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंटेड। तो interim report should include interim financial statements for the period listed in following table. Balance sheet, end of the current interim period, जो आपका interim period end हो रहा है उस period की बैलेंस शीट बनाना है। एंड ऑफ करंट पीरियड मान लिया 30 जून का सेकंड क्वार्टर है, तो 30 जून की आपको 30 जून 25 का आप बना रहे हैं, फर्स्ट क्वार्टर है ये, तो उसका अगर आप सेकंड क्वार्टर बना रहे हैं 30 सितंबर 25, तो उसका बनाना पड़ेगा बैलेंस शीट। और कंपेरेटिव पीरियड उसको किससे कंपेयर करेंगे आप, तो एंड ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो एंड ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर उससे कंपेयर करेंगे अगर आप बैलेंस शीट बना रहे हैं। क्योंकि देखिए बैलेंस शीट एक दिन की चीज होती है, उस दिन की, ये पी&एल नहीं है कि ये 3 महीने का पी&एल है, पिछले साल 1 साल का पी&एल था, तो कंपैरिजन कैसे होगा। बैलेंस शीट तो उस दिन की है, तो पिछले साल की बैलेंस शीट से कंपैरिजन होगा। अगर मान लिया हम सेकंड क्वार्टर के लिए बना रहे हैं 30 सितंबर के लिए, तो इसका कंपैरिजन देखिए, जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो हम करंट ईयर और प्रीवियस ईयर की दो इंफॉर्मेशन देते हैं। तो ये क्या रखा है, अगर आप अभी के लिए 30 सितंबर के लिए बना रहे हो तो इसको कंपेयर किससे करोगे, 31 मार्च 25 से, पिछले साल की एंड की बैलेंस शीट जो बनाई है उससे। अब पी&एल की बात करें तो पी&एल करंट इंटरिम पीरियड का बनाना पड़ेगा आपको, मतलब करंट इंटरिम पीरियड क्या है, सेकंड क्वार्टर अगर है तो वो, एंड कुमुलेटिवली फॉर द ईयर टू द डेट। अब देखो दो पी&एल बनाकर देने पड़ेंगे। कौन सा, एक तो सेकंड क्वार्टर वाला, सेकंड क्वार्टर कहां से शुरू हुआ, 1 जुलाई से, और एंड कब हुआ, 30 सितंबर को। एक तो ये पी&एल बनाना है, और एक ईयर टू द डेट, मतलब जो साल शुरू हुआ, साल शुरू कब हुआ, 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक का भी बनाना पड़ेगा। तो दो तो पी&एल देने पड़ेंगे, क्योंकि एक इस 6 महीने का और एक इस 6 महीना जो साल शुरू हुआ लेके अब तक, और एक इस 3 महीने का। ऐसे ही जब अगला हमारा आएगा क्वार्टर, तो दो पी&एल बनेंगे, एक उस 3 महीने का और एक 9 महीने का, मतलब कुमुलेट होता जाए। और इसे कंपेयर किससे करेंगे, कंपेरेबल इंटरिम पीरियड एंड ईयर टू द डेट ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, पिछले साल का सेम पीरियड से कंपैरिजन। तो दो पी&एल इस साल के बनेंगे और उनका कंपैरिजन दो पी&एल से होगा पिछले साल के सेम पीरियड से। मतलब इस साल हम 1 जुलाई 25 से 30 सितंबर 25 क्वार्टर बना रहे हैं, तो पिछले साल का 1 जुलाई 24 से 30 सितंबर 24 से कंपैरिजन होगा, और जो 1 अप्रैल से 30 सितंबर 25 है उसका 1 अप्रैल 24 से 30 सितंबर 24 से कंपैरिजन। इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को। कैश फ्लो स्टेटमेंट कुमुलेटिवली फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर टू द डेट, ये एक ही बनाएंगे, सेकंड क्वार्टर है तो 6 महीने का, थर्ड क्वार्टर है तो 9 महीने का, एक ही बनेगी कैश फ्लो स्टेटमेंट, दो दो नहीं बनेगी। और इसका कंपैरिजन भी पिछले साल के सेम पीरियड से होगा। ठीक है। मेटीरियलिटी क्या होता है, बार बार बात हो रही है कि जो मेटीरियल इंफॉर्मेशन है उसे आपको बताना पड़ेगा। So in deciding how to recognize, measure, classify or disclose an item for interim financial reporting purpose, materiality should be assessed in relation to the interim period financial data. जो मेटीरियलिटी है वो हमें इंटरिम पीरियड फाइनेंशियल डाटा के हिसाब से मेटीरियलिटी देखनी पड़ेगी। इन मेकिंग असेसमेंट ऑफ मेटीरियलिटी, it should be recognized that interim measurements may rely on estimate to a greater extent than a measurement of annual financial data. तो जब हम मेटीरियलिटी का असेसमेंट करेंगे तो हमें क्या करना है, इंटरिम मेजरमेंट पर ज्यादा रिलाई करना है। ठीक है ना। फॉर रीजंस ऑफ अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑफ द इंटरिम फिगर्स, मेटीरियलिटी फॉर मेकिंग रिकॉग्निशन एंड डिस्क्लोजर डिसीजन इज असेस्ड इन रिलेशन टू इंटरिम पीरियड फाइनेंशियल डाटा। देखिए क्या होता है, मेटीरियलिटी क्या होती है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या बड़ी चीज है आपके हिसाब से।
अब देखो, अगर मान लिया मैं बोलूं किसी के लिए 10,000 रुपए बहुत बड़ी रकम हो सकती है और किसी के लिए 10,000 रुपए बहुत छोटी रकम हो सकती है, किसी के लिए 5 लाख रुपए बहुत छोटी रकम हो सकती है, किसी के लिए 5 लाख बहुत बड़ी रकम हो सकती है। तो डिपेंड करता है ना, ये पर्सन टू पर्सन, बिजनेस टू बिजनेस। तो अब पूरे साल भर की अगर रिपोर्टिंग हो रही है तो हो सकता है कोई चीज उस पूरे साल के लिए इतनी मटेरियल ना हो, बट क्वार्टर के लिए मटेरियल हो। तो ये क्या रखा है कि हम मटेरियलिटी उस क्वार्टर या उस इंटरिम पीरियड के लिए देखेंगे जो हम प्रेजेंट कर रहे हैं। पूरे साल भर के हिसाब से मटेरियलिटी चेक नहीं होगी, वो तब होगी जब पूरे साल भर की कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो हो। देखो, ये इससे भी समझिए पूरे साल में सेल 100 करोड़ हो रही है ना, तो हो सकता है उस 100 करोड़ के लिए 2-4 करोड़ इतना मटेरियल नहीं है, लेकिन अगर एक क्वार्टर में 20 करोड़ की सेल हो रही है तो उसके लिए 1-2 करोड़ मटेरियल हो सकता है। तो इसलिए हमें ज्यादा रिलाई इंटरिम पीरियड पर जाना है। थस फॉर एग्जांपल, अनयूजुअल और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, changes in accounting policy or estimate and prior period items are recognized and disclosed based on materiality in relation to interim period। तो याद रखिए इंटरिम पीरियड के डाटा के हिसाब से हमें करना है। इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखते हैं। सिंसियर कॉर्पोरेशन इज डीलिंग इन सीजनल प्रोडक्ट, सेल्स पैटर्न द प्रोडक्ट क्वार्टर वाइज हमें दे रखा है। अब देखिए 10% फर्स्ट क्वार्टर में सेल होती है, सेकंड क्वार्टर में 10%, फोर्थ क्वार्टर में 20% एंड थर्ड क्वार्टर में 60%। तो मतलब पूरे साल में जितनी सेल होती है उससे ज्यादा सेल एक, मतलब पूरे साल में हर एक क्वार्टर के कंपैरिजन में एक ही क्वार्टर में रिमेनिंग से भी ज्यादा हो रही है। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फर्स्ट क्वार्टर एंडिंग 30 जून, सेल्स हमें बता रखी है 80 करोड़, सैलरी, एडवर्टाइजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस। While preparing interim financial report for first quarter, Sincere Corporation wants to defer 10 crore expenditure to third quarter on the argument that third quarter is having more sales। तो ये कह रहे हैं कि कुछ 10 करोड़ के खर्चे ये चाहते हैं कि फर्स्ट क्वार्टर के थर्ड में शिफ्ट करा जाए क्योंकि वहां सेल बहुत ज्यादा है। Therefore, the third quarter should be debited by more expenses, considering the seasonal nature of the business and the expenditure are uniform throughout all quarters. Calculate the result of the first quarter as per accounting standard 25। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25 के हिसाब से हमें फर्स्ट क्वार्टर की इंफॉर्मेशन देनी है। अब दिक्कत क्या है, सीजनल वर्क है, क्वार्टर 3 में तो प्रॉफिट बहुत ज्यादा दिखाई देगा लेकिन क्वार्टर 1, 2 एंड 4 में लॉस दिखाई देगा। तो ये चाहते हैं कि कुछ खर्चों को क्वार्टर 3 में लिखा जाए क्योंकि क्वार्टर 3 में सेल ज्यादा है तो ज्यादा खर्चों को झेल सकता है क्वार्टर 3। तो अगर हम बात करें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25 की, तो जब खर्चा हुआ है और जब इनकम हुई है तभी तो लिखोगे, ये थोड़ी ना सेल के हिसाब से सेल के रेशो में खर्चों को लिख दोगे, ये तो कोई कायदा नहीं हुआ ना। हम सेल के हिसाब से काम नहीं करते, हम एक्रूअल बेसिस से काम करते। तो यहाँ लिखा है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25, income and expense should be recognized when they are earned and incurred respectively. Therefore, seasonal income shall be recognized when they occur. Thus, the company's view is not as per accounting standard 25। तो हमें नॉर्मल करेंगे, सेल कितनी लिखेंगे 80 करोड़ है ना, सैलरी और अदर एक्सपेंसेस सब यही लिखेंगे और जो प्रॉफिट होगा वो कमाएगा, कोई बात नहीं, आगे ज्यादा आ जाएगा क्योंकि कंपैरिजन भी तो पिछले साल के सेम पीरियड से ही होगा ना। इलस्ट्रेशन नंबर 2, अकाउंटिंग ईयर ऑफ एक्स एंड्स ऑन 30 सितंबर। तो अकाउंटिंग ईयर ही एंड हो रहा है इनका 30 सितंबर, और ये क्वार्टरली रिपोर्टिंग भी करते हैं। हाउएवर फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स इनका ईयर एंड 31 मार्च ही होता है टैक्सेशन के लिए, लेकिन अकाउंटिंग ईयर 1 अक्टूबर से चलकर 30 सितंबर तक चलता है। तो जो अकाउंटिंग ईयर है उससे फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर की इनकम इन्होंने बता रखी है। एवरेज एक्चुअल टैक्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर इज 20%। ठीक है, अब क्या हुआ, टैक्स का रेट चेंज हो गया। अब टैक्स का रेट तो फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से चेंज होगा ना, तो अप टू 31 मार्च
टैक्स रेट था 20% और फिर 1 अप्रैल से लेकर हमारा जो टैक्स रेट है वो हो गया 30%। तो वो तो अप्रैल से चेंज होता है टैक्स रेट, लेकिन हमारा ईयर में जो है थर्ड क्वार्टर से चेंज होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर हमारा है अक्टूबर टू दिसंबर, सेकेंड क्वार्टर है हमारा जनवरी टू मार्च, थर्ड क्वार्टर है अप्रैल टू जून एंड नेक्स्ट वन इज जुलाई टू सितंबर। तो शुरू के 2 क्वार्टर में हमारा टैक्स रेट कितना रहेगा 20% और बाद के क्वार्टर में कितना रहेगा 30%। तो हम टैक्स इस हिसाब से निकालेंगे, 200 करोड़ की इनकम पे शुरू के दो में 20%, बाद के दो में 30%, सिंपल। डिस्क्लोजर इन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हमें क्या क्या डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रहेंगी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 requires disclosure in financial statement of the nature and, if practicable, the amount of change in accounting estimate which has material effect in the current period or which is expected to have a material effect in the subsequent period. तो AS5 की requirement ये होती है। Similarly, if an estimate of an amount reported in an interim period is changed significantly during the final interim period of the financial year, but a separate financial report is not prepared and presented for the final interim period, the nature and amount of that change in estimate should be disclosed in a note to annual financial statements. ये कह रखा है कि देखो जब लास्ट इंटरिम पीरियड आएगा, लास्ट क्वार्टर आएगा, तो लास्ट क्वार्टर में अगर लास्ट क्वार्टर में तो हमारी पूरी फाइनल स्टेटमेंट भी बनी जाती है ना, लास्ट क्वार्टर में तो साल भी खत्म हो जाता है। अगर हमारी सेपरेट फाइनेंशियल इंटरिम पीरियड की कोई अलग से रिपोर्ट नहीं बनी है, तो ये सारी डिटेल जो इस बार चेंज हुई है इस क्वार्टर में सिग्निफिकेंटली, उसे आप एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बताइए, क्योंकि अलग से इस इंटरिम पीरियड की कोई डिटेल आई नहीं है, क्योंकि जो आखिरी इंटरिम पीरियड है वो तो असल में एक्चुअल कंप्लीट ईयर हो गया, तो इसलिए उसमें हम इंटरिम पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, उसमें तो कंप्लीट पे ध्यान देंगे। लेकिन इंटरिम पर ध्यान नहीं देने की वजह से जो इंटरिम पीरियड की जो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन थी जो आनी चाहिए थी, मटेरियल इफेक्ट था, उसे भी आप शो करें। अकाउंटिंग पॉलिसी वही रहनी चाहिए जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होती है। एन एंटरप्राइज should apply the same accounting policies in its interim financial statement as are applied to its annual financial statement, except for accounting policy changes made after the date of most recent annual financial statement that are to be reflected in the next annual statement. तो आपको सेम अकाउंटिंग पॉलिसी कंटिन्यू करनी है जो पिछले साल आपने यूज करी थी, लेकिन अगर आपने इस साल कोई अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर दी है और इस इंटरिम पीरियड में आपने कोई और पॉलिसी यूज करी है, तो लिखा है कि याद करिए जब इस साल का आखिरी पीरियड आएगा और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप प्रेजेंट करेंगे, तो उसमें नई वाली पॉलिसी को यूज करिए। However, the frequency of an enterprise reporting annually, half-yearly, or quarterly should not affect the measurement of its annual result. To achieve that objective, measurement for the interim reporting purpose should be made on a year-to-date basis. Income is recognized in the statement of P&L when an increase in future economic benefit related to an increase in an asset or decrease of a liability has arisen that can be measured reliably. तो अगर आप कोई भी मेजरमेंट रिलायबली कर सकते हैं और तो आप उसको P&L में लिख सकते हैं। इनकम को भी हम तभी लिखेंगे जब हमें पता चल रहा है कि हाँ भाई हमारा खर्चा हो गया है और हम उसका मेजरमेंट रिलायबली कर सकते हैं। The recognition of items in the balance sheet we do not meet the definition of asset or liability is not allowed. तो जो asset और liability नहीं है उन्हें आप बैलेंस शीट में नहीं लिख सकते। An enterprise that reports more frequently than a half yearly measure income and expense on a year-to-date basis for each interim period using information available when each set of financial statement is being prepared. Amount of income and expense reported in the current interim period will reflect any change in the estimate of amount reported in prior interim period of the financial year. The amount reported in prior interim period are not retrospectively adjusted.
However, the nature and amount of any significant changes in estimated be disclosed. ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपने इस इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में कुछ चेंजेस करे हैं पिछले इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के मुकाबले, तो आपको वो इसी इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में चेंज करना है, पिछली इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में चेंजेस नहीं करना, रेट्रोस्पेक्टिवली चेंज नहीं करना। यहाँ पर लिखा है द अमाउंट रिपोर्टेड इन प्रायर इंटरिम पीरियड्स आर नॉट रेट्रोस्पेक्टिवली एडजस्टेड। तो पिछले पीरियड को आप चेंज मत करिए, इसी पीरियड में चेंज करिए और बताइए कि हमने चेंज कर दिया। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, तो जब आप इंटरिम रिपोर्ट्स बनाएंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25 में, तो जो भी चेंजेस हुए हैं उसको अगले अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लगाएंगे जो भी आपने चेंजेस किए हैं। और if there has been any change in accounting policy since the most recent annual statement, the interim report is required to include a description of nature and change। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। Revenue received seasonally or occasionally, तो revenue that are received reasonably or occasionally within a financial year should not be anticipated or deferred। अब तो मुझे लग रहा है कि वो जो इलस्ट्रेशन है वो लास्ट में डालना चाहिए था, ताकि ये सारे पॉइंट हमें पहले ही पता हो जाते, क्योंकि वो इलस्ट्रेशन आ गया था जिसमें हम कह रहे थे कि हमें रिवेन्यू या एक्सपेंसेस को डेफर कर देना चाहिए सीजनल केस में, जबकि यहाँ लिखा है रिवेन्यू रिसीव्ड सीजनली और ओकेशनली शुड नॉट बी डेफर्ड। इंटरिम डेट तो आप उसे कभी भी आगे नहीं करेंगे, डेफर नहीं करेंगे, ना ही एंटीसिपेट करेंगे, मतलब पहले भी नहीं लिखेंगे बाद में भी नहीं लिखेंगे। For example, dividend, royalty, government grants, additionally some enterprise consistently earn more revenue in a certain interim period than other period due to seasonal revenue। तो ये आप रिकॉग्नाइज तभी करेंगे जब वो हो रहे हैं। Cost incurred unevenly during the financial year, कई बार कुछ खर्चा अलग अलग होता है। Costs that are incurred unevenly during the financial year should be anticipated or deferred for interim reporting purpose if and only if it is also appropriate to anticipate or defer that type of cost at the end of the financial year। अगर ईयर एंड में भी आप ऐसा करते हैं कि अनइवन कॉस्ट है तो उसे अगले साल की कॉस्ट को इस साल या इस साल की कॉस्ट को अगले साल लिख लेते हैं, अगर आप ईयर एंड में भी ऐसा करते हैं तो इंटरिम पीरियड में भी ऐसा कर सकते हैं। ईयर एंड में ऐसा नहीं करते हैं तो इंटरिम पीरियड में भी आप ऐसा नहीं करेंगे। A cost that does not meet the definition of asset at the end of interim period is not deferred in the interim balance sheet, either to await future information as to whether it has met the definition of asset or smooth earning over interim period। Thus, when preparing interim financial statement, तो जो यूजुअल रिकॉग्निशन मेजरमेंट प्रैक्टिस है उसे ही फॉलो करना है। The only costs that are capitalized are those incurred after the specific point in time at which the criteria for recognition of the particular class of asset are met। सेम बात है कि जो आप नॉर्मली करते हैं वही करना है, कुछ स्पेशल नहीं करना है। Deferral of cost as asset in an interim balance sheet in the hope that criteria will be met before the year end is prohibited। ये क्या रखा है कि मान लिया कि हम कोई कॉस्ट है और उसे असेट की तरह डेफर कर रहे हैं इंटरिम बैलेंस शीट में, ये सोचते हुए कि ईयर एंड में तो हो ही जाएगा, तो जब कोई ऐसी चीज है ईयर एंड में तो असेट बन ही जाएगी, तो हम इस इंटरिम रिपोर्टिंग में भी असेट दिखा देते हैं, तो वो मना कर रखा है। ऐसा नहीं कि आप उसको सोच रहे हैं, होप कर रहे हैं, होपिंग के बेसिस पर, ऐसा कुछ नहीं, तो आज की सिचुएशन के हिसाब से करना है। यूज ऑफ एस्टिमेट्स, the measurement procedures to be followed in an interim financial reporting, and it should be designed to ensure that the resulting information is reliable and that all material financial information is relevant to understanding of the financial position or performance of the enterprise is appropriately disclosed। रीस्टेटमेंट ऑफ प्रीवियसली रिपोर्टेड इंटरिम पीरियड्स, क्या जो पिछला इंटरिम रिपोर्टिंग पीरियड में, याद करिए जब हम AS 20 पढ़ रहे थे तो हमने ये पढ़ा था इन केस ऑफ बोनस इशू, इन केस ऑफ बोनस एलिमेंट, हम पिछली जो
जो अर्निंग पर शेयर था उसको रीस्टेट कर देते थे। तो क्या उस टाइप से कुछ यहाँ पर भी है कि हम इस बार का सेकंड या थर्ड क्वार्टर का इंटीम रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो पिछले को भी चेंज करना पड़ेगा, ऐसा भी है? तो वन ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रीसीडिंग प्रिंसिपल is to ensure that a single accounting policy is applied to a particular class of transaction throughout the entire year. The effect of the principle required that within the current financial year, any change in accounting policy be applied retrospectively to the beginning of the financial year. तो अगर हमने कोई पॉलिसी में चेंज करा है तो याद करिए कोई पॉलिसी चेंज है तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम आखिरी दिन से अभी करेंगे, हम साल की शुरुआत से चेंज करेंगे। तो यहाँ लिखा है कि अगर मान लिया सेकंड या थर्ड क्वार्टर में कोई पॉलिसी चेंज हो रही है तो जब कंपैरिजन होगा उसका पिछले से तो उनमें भी चेंज कर देंगे ताकि कंपैरिजन सही हो पाए, तो इसलिए उनको रेट्रोस्पेक्टिवली चेंज कर देंगे। ट्रांजिशनल प्रोविजन, ट्रांजिशनल प्रोविजन क्या होता है? जब कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पहली बार आता है तो उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अडॉप्ट करने से रिलेटेड चीज को ट्रांजिशन प्रोविजन बोलते हैं। तो ऑन द फर्स्ट ओकेजन दैट एन इंटीरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड in accordance with this statement, the following need not be presented in respect of all the interim period of the current year. तो जब आप पहली बार किसी चीज को ले रहे होते हैं तो ट्रांजिशन प्रोविजन लगता है। तो इसमें लिखा है पहली बार जब आप इंटीरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बनाएंगे तो पिछले साल की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग उस पीरियड की तो है ही नहीं आपके पास, समझ रहे हो? मान लिया इस बार पहला क्वार्टर बनाया, वो पहली बार करा, तो पिछले साल के सेम पीरियड का क्वार्टर की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग तो है ही नहीं आपके पास। तो लिखा है कि फॉलोइंग नीड नॉट बी प्रेजेंटेड। आप अब आपके मन में आए कि पिछले साल की भी उस 3 महीने का हम बनाएं और फिर कंपैरिजन करें तो बहुत लंबा काम हो जाएगा। तो लिखा कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ P&L फॉर द कंपेरेबल इंटरिम पीरियड करंट एंड ईयर टू डेट ऑफ द इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर, उसकी जरूरत नहीं है, और कंपैरेटिव कैश फ्लो की भी जरूरत नहीं है। बैलेंस शीट तो हमें कौन सी दिखानी होती है? पिछले साल के आखिरी दिन की, वो तो होगी हमारे पास, लेकिन इंटरिम पीरियड का P&L नहीं होगा, उसकी जरूरत नहीं है। इंटरिम पीरियड का कैश फ्लो नहीं होगा, उसकी जरूरत नहीं है। एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25 टू इंटरिम फाइनेंशियल रिजल्ट। इंटरिम फाइनेंशियल रिजल्ट पर कैसे अप्लाई करेंगे आप? द प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट contained in AS 25 should be applied only if an enterprise prepare and present an interim report as per AS 25. Accordingly, presentation and disclosure requirement contained in AS 25 are not required to be applied in respect of interim financial result. We do not meet the definition of interim financial report as per AS 25. तो ये कहना चाह रहे हैं कि interim financial result पर AS 25 तभी लगाइए जब AS 25 के हिसाब से interim financial report है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। फॉर एग्जांपल, क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट presented under clause 41 of the listing agreement entered into between stock exchange and the listed enterprise do not meet the definition of interim financial report as per AS 25. However, the recognition and measurement principle laid down in AS 25 should be applied for recognition and measurement of item contained in such interim financial result, but उसमें अप्लाई नहीं होता है। करना चाहिए इसे अप्लाई, इसके यूज को, लेकिन उस पर अप्लाई होता ही नहीं है। ठीक है। Accountant of Purnima Limited showed a net profit of 7,20,000 for the third quarter of 21 after incorporating the following: bad debts of 40,000 incurred during the quarter. 50% of bad debts have been deferred to the next quarter. Extraordinary loss of 35,000 incurred during the quarter has been fully recognized in this quarter. Additional depreciation of 45,000 resulting from change in method of charge of depreciation, assuming that 45,000 is the charge for the third quarter only. Ascertain the correct quarterly income. देखिए इन्होंने नेट प्रॉफिट निकाला है 7,20,000 का, क्वार्टर नंबर 3 का, और इस क्वार्टर नंबर 3 में इन्होंने कुछ चेंजेस, कुछ चीजें ली हैं, कुछ डिफर करी। जैसे यहाँ लिखा है कि क्वार्टरली इनकम हैज नॉट बीन करेक्टली स्टेटेड। AS 25 कहता है
इंटीम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में क्वार्टरली इनकम शुड बी एडजस्टेड एंड रीस्टेटेड एज फॉलोज। बेड डेट्स 40,000 का है, इस करंट क्वार्टर में हुआ है, जिसमें से कंपनी ने 50% डेफर कर दिया नेक्स्ट क्वार्टर में। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि आप कोई भी खर्चा डेफर नहीं करेंगे, इस पीरियड का तो इसी पीरियड में लिखेंगे। तो जब 40,000 रुपए के बेडर्स इसमें हुए तो इसी में लिखने चाहिए, डेफर करने का मतलब नहीं है। तो आपने 7,20,000 रुपए का जो प्रॉफिट निकाला होगा, इसमें हमने 20,000 रुपए के बेडर्स लिखे हैं और 20,000 के बेडर नहीं लिखे हैं। तो जो नहीं लिखे हैं उन्हें भी आप लिखिए, जो नहीं लिखे हैं उन्हें भी लिख लीजिए। 20,000 के लिख चुके हैं, 20,000 के और लिख लीजिए ताकि पूरे 40,000 हो जाए। एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस 35,000 रुपए का हुआ है, पूरा लिख दिया तो ये तो ठीक है। 35,000 रुपए का लॉस हुआ और लिख दिया, ये तो सही काम कर रहा है। और इसके अलावा एडिशनल डेप्रिसिएशन 45,000 हुआ चेंज इन पॉलिसी का, और वो आपने लिख दिया तो वो भी ठीक है, उसमें भी कोई टेंशन नहीं है। तो जो एक गड़बड़ करी थी उसको हमने ठीक कर दिया, हमारा 7 लाख रुपए का करेक्ट प्रॉफिट आ जाएगा। नेक्स्ट ईयर में इस 20,000 को नहीं लिखेंगे, तो नेक्स्ट पीरियड में नहीं लिखेंगे क्योंकि इसी पीरियड में लिखना था और लिख लिया। इंटेलिजेंट कॉर्पोरेशन इज डीलिंग इन सीजनल प्रोडक्ट, और उनका सेल पैटर्न बता रखा है 15%, 15%, 50% एंड 25% सेल वगैरह। ये तो सेम क्वेश्चन हो गया वही पहले वाला। और यहाँ लिखा वाइल प्रिपेयरिंग इंटीम रिपोर्ट फॉर द फर्स्ट क्वार्टर, ये चाहते हैं कि 21 करोड़ का खर्चा हमारा डेफर हो जाए, तो बिल्कुल भी नहीं होगा और बिल्कुल सेम आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इसमें से और कुछ बहुत ज्यादा आने वाले नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हमें बता रहा था कि आपको कैसे इंटीम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करनी है। असल में इसमें होता तो और भी बहुत कुछ है, लेकिन वो फाइनल लेवल पर आएगा, अभी आपके लेवल पर इतना ही है। कुछ ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो बहुत ही ज्यादा हाई लेवल के हैं, टिपिकल हैं, बट आपके लेवल पर अभी वर्किंग नॉलेज है। वैसे भी एक बात ध्यान रखिए, अभी जो एग्जाम्स आएंगे वो ऐसे आएंगे जो शुरू में अभी नया नया कोर्स चेंज हुआ है, तो वैसे बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं आते। और ज्यादातर ऐसी सिचुएशन में जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके स्टडी मटेरियल से आते हैं। तो स्टडी मटेरियल का भी कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, ये स्टडी मटेरियल के भी सारे क्वेश्चंस आपको जरूर करने हैं। मैंने कोशिश करी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इंकॉर्पोरेट किया है, बट 100% नहीं किया है, तो वो भी आप जरूर करिए, उसमें कोई डाउट है तो